गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 15 ग्रुप एलिमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ डिस्कस कर लिया था। इसकी बाकी बची हुई एनसीईआरटी लाइंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन से। हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट into +5 and -3 both in alkali and acid। बहुत सिंपल लाइन है। देखिए लास्ट लेक्चर में जब आप चेक करेंगे तो हमने वहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नाइट्रोजन के लिए चेक की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो किसके लिए है? फास्फोरस के लिए। सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस, यहाँ पर सिमिलरली किस तरह से यूज किया गया है कि इससे जो लास्ट लाइन है वो एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर फास्फोरस ने भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करनी है बोथ एल्कलाइन एंड एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है H3PO2। H3PO2 ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है। आफ्टर दैट रिएक्शन इसे जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें मिलता है H3PO4 प्लस PH3। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया है हमने। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करनी है, तो इस फास्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, हम यहाँ पर सिंगल कंपाउंड लेंगे, 2 मोल कंपाउंड हम यहाँ पर नहीं लेंगे। सिंगल कंपाउंड से ही हम फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन के लिए +3 चार्ज यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 पॉजिटिव हो गया। प्लस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, तो X हो गया प्लस -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है और 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। देन X विल बी इक्वल टू +1। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2 2 4, 4 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा और +3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो +1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ चुकी है? फास्फोरस की। इसी तरह से H3PO4 इसमें चेक करते हैं। देखिए H3PO4 में हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर +3 प्लस X प्लस यहाँ ऑक्सीजन के लिए -2 हो गया मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ चेक कीजिए X विल बी इक्वल टू 4 2 8, तो ये हो गया हमारे पास +8 इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एंड -3 +3 है -3 हो जाएगा। देन X विल बी इक्वल टू +5। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। उसके बाद फॉस्फीन में चेक करते हैं PH3 में, तो PH3 को हमने X यूज कर लिया है प्लस यहां पर देते हैं X प्लस ये हो गया +3, हाइड्रोजन के लिए +3 हो गया इज इक्वल टू 0। देन X विल बी इक्वल टू -3। तो यहां पर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई है? -3। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3, मतलब -3 और +5 के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी यहाँ पर शो होंगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं फास्फोरस में यहाँ रिएक्टेंट साइड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो किसके बीच में आती है? +5 और -3 के बीच में। इसी तरह से H3PO4 में यहाँ प्रोडक्ट साइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और -3 PH3 में है। इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर है 4H3PO3 H3PO3। आफ्टर दैट रिएक्शन इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है 3H3PO4 प्लस PH3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करते हैं फास्फोरस की। देखिए फास्फोरस की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +3 तो हाइड्रोजन के लिए यूज कर लिया, प्लस X फास्फोरस है प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। देन X विल बी इक्वल टू ये +3 इस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 2 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया? +3। तो यहाँ हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए? फास्फोरस के लिए। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट में जैसा यहाँ पर था H3PO4, इसी तरह से यहाँ पर है H3PO4, दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +5 जैसे यहाँ पर है, और फॉस्फीन में -3। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों ही कंपाउंड्स में H3PO2 में और H3PO3 में दोनों में ही +5 और -3 के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है,
ये हम कैसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में आप चेक कीजिए, प्रोडक्ट में जो हमारे पास सेम एटम है वो कौन सा है, फॉस्फोरस यहाँ पर भी है और फॉस्फोरस यहाँ पर भी है। ये तो हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, लेकिन हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सेम है, इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है। ठीक है, वहां पर रेशियो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सेम है कि यहाँ पर भी +1 है और यहाँ पर भी +1 है। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस में सेम रेशियो नहीं है, तो इसलिए उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट। सेम रेशियो कैसे नहीं है कि यहाँ पर तो फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और यहाँ प्रोडक्ट में ही सेकंड जो फास्फोरस हमारे पास है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस इन्हीं को बोलते हैं जिनमें सेम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट होती हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो रेशियो है वो सेम ना होकर डिफरेंट हो जाए। सेकंड लाइन चेक कीजिए, देखिए however +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation। तो यहाँ पर हमने इस थ्योरी में नाइट्रोजन को भी डिस्कस किया है डिस्प्रपोर्शनेशन के अकॉर्डिंग और फास्फोरस को भी डिस्कस कर दिया है। बाकी बचे हुए कौन कौन हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनके लिए क्या कहा गया है, इनके लिए कहा है कि ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। बात को समझिए, देखिए however +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable। मतलब स्टेबिलिटी में जो बढ़त बनती है वो केवल कब बनेगी, जब ये तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्प्रपोर्शनेशन के रेस्पेक्ट में। मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन की अपेक्षा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहेंगे। अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल क्यों रहेंगे, इसके मैंने आपको 2 रीजन लास्ट लेक्चर में भी दिए हैं। फर्स्ट रीजन है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखिए एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जिससे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे, क्योंकि यहां हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, बिस्मथ। तो इनका रीजन मैंने आपको बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि इनर कोर के, इनर जो सबशेल हमारे पास है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं बिस्मथ के लिए, तो बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है लास्ट में, बिस्मथ = 6s2 6p3। तो यहाँ पर जो p सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से शो हो जाएगी, और ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयरिंग होने की वजह से कैसे बिहेव करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। ये बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका जो इनर्ट जो रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो रीजन है, उसका सबसे पहला रीजन क्या है, एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल p सबशेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और s के इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स कर जाएंगे। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नेक्स्ट 2 एनसीईआरटी लाइंस को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन है, चेक कीजिए, नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। हम यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी चेक करेंगे। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4, और उसका रीजन भी दिया हुआ है, सिंस ओनली 4 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यहाँ पर केवल 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी यहाँ पर मीनिंग है कि नाइट्रोजन जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसे समझेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पर जो 2d, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल सेल जो हमारे पास है उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर कहा गया है
ओनली 4 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, यहां पर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? केवल 4। ठीक है जी, चेक कीजिए, यहां पर ये हो गया एक ऑर्बिटल s के लिए, 2s के लिए एक ऑर्बिटल हो गया, और ये हो गया 2p के लिए 3 ऑर्बिटल्स। तो वही चीज यहां पर कही है, ये तो 1 ऑर्बिटल हो गया किसके लिए? 1s के लिए, और ये हो गया 2p3, तो यहां पर p में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स किसके लिए हो गए? p के लिए। तो यहां केवल 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं 1s का एंड 3p ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सटेंड करना भी चाहेंगे तो यहां पर 2d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, अनअवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल्स। यहां पर अनअवेलेबिलिटी है किसकी? d ऑर्बिटल की, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते और इनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल्स केवल कितने हैं? 4, और ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है NH4 1 पॉजिटिव, तो यहां पर नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो कितनी है? 4। इसी तरह से हम यहां पर भी चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन N2O5 में, अगर हम N2O5 की स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है N2O5 की? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर चेक कीजिए, नाइट्रोजन, ये सिंगल नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी यहां पर कितनी है? 4। ठीक है, यहां पर जो कोवेलेंसी है वो 4 है, यहां पर भी 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो यहां पर भी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस तरह से अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंट ना होने की वजह से नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 4। ठीक है जी, सेकंड लाइन चेक कीजिए, द हेवियर एलिमेंट्स have vacant d orbitals in outermost shell which can be used for bonding covalency and hence expand their covalence as in pf6 1 negative। एग्जांपल भी दे दिया हमें ये समझाने के लिए कि जो अदर एलिमेंट्स हैं, हेवियर एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह से 4 से ज्यादा कोवेलेंस शो करते हैं। चेक कीजिए, यहां पर लिखा हुआ है हेवियर जो एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या होता है? जो एडवांटेज होती है वो होती है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अगर हम फास्फोरस की ही बात करें, क्योंकि फास्फोरस का एग्जांपल है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फास्फोरस। अब लास्ट सेल कौन सी है? थर्ड सेल, और थर्ड सेल में s p और d भी प्रेजेंट होता है, ये हो गया 3d 0। डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वेकेंट तो है, वेकेंट है और प्रेजेंट भी है, वेकेंट भी है और प्रेजेंट भी है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? एक्साइट कर सकते हैं और एक्सपेंड हो जाएगी इनकी कोवेलेंसी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंड देयर कोवेलेंस एज इन pf6। अब चेक कीजिए pf6 के लिए, यहाँ देखिए, पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको। s में यहाँ पर एक तो s का ऑर्बिटल हो गया और 3 p के हो गए इस तरह से, और d भी पूरी तरह से वेकेंट है, तो d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल्स किसके लिए हो गए? d के लिए, ये हो गया p के लिए, ये s के लिए और ये d के लिए। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन में थे वो केवल एक s के लिए, एक s का ऑर्बिटल था और 3 p के ऑर्बिटल्स थे, इसलिए 4 से ज्यादा कोवेलेंसी यहाँ पर शो नहीं हो पाई। लेकिन हेवियर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट होता है, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो वेकेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड करते हैं। समझते हैं? pf6 1 नेगेटिव, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। देखिए x प्लस फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, -1 तो -6 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस, टोटल पे माइनस चार्ज है तो ये माइनस यहाँ आ गया, देन x विल बी इक्वल टू कितना हो गया? +5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है। अब चेक कीजिए, फास्फोरस के लिए अगर मैं चेक करता हूं तो फास्फोरस के s में यहाँ पर थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ 6 हमारे पास फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, इस बात को समझिए, और 5 फ्लोरीन ये अपने साथ ऐड कर लेता है, इस बात को समझिए, 5 फ्लोरीन ये अपने साथ ऐड कर लेता है, 6 फ्लोरीन के लिए ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
जैसे यहाँ पर फोर्थ हाइड्रोजन के लिए क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो चेक कीजिए 5 फ्लोरीन हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से s ऑर्बिटल से एक्साइट होगा और वो कहां प्रेजेंट हो जाएगा, d में। एक्सपेंड भी तो करना है, यहां पर देखिए एक्सपेंड देयर कोवेलेंस, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 5 फ्लोरीन के लिए क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन का काम करेंगे, कोवेलेंसी बॉन्डिंग का काम करेंगे। तो एक फ्लोरीन यहां पर यूज हो जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर यूज हो गया। तो यहां पर चेक कीजिए कितने फ्लोरीन यूज हो गए, 2 3 4 और यहां पर फिफ्थ फ्लोरीन यूज हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका था, फास्फोरस का, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का। अब एक और फ्लोरीन बचा, क्योंकि यहां पर 6 फ्लोरीन है, यहां पर केवल 5 फ्लोरीन यूज हुए हैं। तो जो 6th फ्लोरीन है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो मैं उसे थोड़ा डिफरेंट शो कर देता हूं डॉट से। तो ये भी फ्लोरीन ही है, लेकिन इसने अपने, क्योंकि यहां पर तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, फ्लोरीन के हैं। इसलिए pf6 पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया है, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया है। और यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी आ गई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कोवेलेंसी है, क्योंकि 6 बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। भले ही उस पर नेगेटिव चार्ज यूज हो जाएगा, लेकिन उस पर क्या हो जाएगा, 6 कोवेलेंसी फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम PCl5 का एग्जांपल चेक करें, देखिए PCl5 में भी फास्फोरस में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और d पूरी तरह से वेकेंट है। इस तरह से ये d हो गया 3d, ये हो गया 3p और ये हो गया 3s। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा, क्योंकि 5 क्लोरीन यहां पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया d में, तो एक क्लोरीन तो यहां यूज हो गया, 1 2 3 4 और 5 क्लोरीन यहां पर यूज हो गए। और पांचों क्लोरीन्स ने फास्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ पार्टिसिपेशन किया और बॉन्डिंग किया, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यूज नहीं हुआ है। और यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर फास्फोरस ने मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 कोवेलेंसी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है हेवियर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट सेल में। वही हम बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, थर्ड सेल है, उसमें डी ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 3D डी सब सेल्स को हमने यहाँ पर यूज किया है फॉर बॉन्डिंग के लिए, और वही क्या हो जाएगी, कोवेलेंसी हो जाएगी। एंड हेंस एक्सपेंड देयर कोवेलेंस एज इन pf6 1 नेगेटिव। अब PCl5 में तो केवल 5 कोवेलेंसी थी, लेकिन 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब एक फ्लोरीन एक्स्ट्रा और यूज हो गया। तो वहां पर इसने अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर दिया, और कोवेलेंसी वहां पर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। जैसे मैंने आपसे कहा कोवेलेंसी यहाँ पर 6 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक को कंप्लीट हमने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये टोटल टॉपिक तीनों लेक्चर्स में समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।